हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने टाइम एलिमेंट के बारे में समझा है और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बारे में समझा है, और ये जाना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस का निर्धारण है वो इंडस्ट्री करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस निर्धारित होता है उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। तो वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, जिसमें सप्लाई को केवल जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उतना ही इंक्रीज किया जा सकता है। दो प्रकार के गुड्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो जल्दी पेरिश हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा। और जो गुड्स, ऐसे गुड्स जो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं जल्दी ही। तो इस प्रकार के जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई कैसी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक। सप्लाई ऑफ सच गुड्स एट एनी गिवन टाइम इज फिक्स्ड और परफेक्टली इन इलास्टिक। ये देखिए आप डायग्राम में कि सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ पर भी जो हम डायग्राम करेंगे उनके एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी होगा और वाई एक्सिस पर प्राइस होगा। मैं आगे इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगी, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। हमने बात की कि वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई होती है पेरिशेबल गुड्स की, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो भी प्राइस निर्धारित होगा वो डिमांड फोर्सेस उसको इन्फ्लुएंस करेंगी। ये डी डी हमारा डिमांड कर्व है इनिशियल। ओपी प्राइस तय हो रहा है। अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगा पेरिशेबल गुड्स के केस में। दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स। यहाँ पे इस टेबल को आप छोड़ सकते हैं, आप इस डायग्राम पे ही फोकस करेंगे। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड में, उनकी सप्लाई को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अप टू अ लिमिट इवन इन वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में लेकिन जो टाइप ऑफ गुड क्या है हमारा, ड्यूरेबल गुड्स, वो पेरिश नहीं हो रहे, खराब नहीं हो रहे। जैसे वीट है, सोप है, ऑयल है, टी लीव्स है, ये बहुत इतना जल्दी खराब नहीं होते जितना कि पेरिशेबल गुड्स खराब होते हैं। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में भी ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है एक लिमिट तक, लेकिन उसके बाद सप्लाई कैसी हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। लिमिट क्या तय करेगा, क्वांटिटी लाइंग इन द स्टॉक्स। जितना स्टॉक अवेलेबल है उसी को, उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई को कम या अधिक किया जा सकता है। यहाँ पर एक मिनिमम रिजर्व प्राइस भी होता है। मिनिमम रिजर्व प्राइस का मीनिंग है कि इससे कम प्राइस पर फर्म सेल नहीं करेगी वेरी शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि वो स्टोर कर सकती है उन वस्तुओं का। वो पेरिशेबल नहीं है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। अगर डिमांड इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि इससे भी, अगर मिनिमम रिजर्व प्राइस है उससे भी कम बेचने की नौबत आएगी, तो फर्म्स क्या करेंगी, सेल नहीं करेंगी, उसको स्टोर करके रख लेंगी और वेट करेंगी कि कब डिमांड इंक्रीज हो और फिर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करें। डायग्राम देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा कि सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है एक लिमिट तक। लिमिट क्या है, जितना स्टॉक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, और फिर जितना स्टॉक है वो हमारी मैक्सिमम सप्लाई है, उससे अधिक सप्लाई नहीं की जा सकती। उसके बाद सप्लाई क्या हो जाती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि स्टोर किया जा सकता है, इसलिए ये सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस है। स्टार्टिंग में डी डी डिमांड कर्व है, और जो हमारा सप्लाई कर्व है ये वाला सेगमेंट दिखा रहा है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी है सप्लाई की, और यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। और ओ एस जो है वो रिजर्व प्राइस है। हमने कहा था मिनिमम रिजर्व प्राइस, इससे कम प्राइस पर फर्म्स सेल नहीं करेंगी, उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रख लेंगी और वेट करेंगी, जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो वो उसको सेल कर देंगी। तो यहाँ पे हमने एक और नई बात क्या जानी कि यहाँ पे
सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है एक लिमिट तक। ये हमने दोनों डायग्राम्स डिस्कस किए हैं शॉर्ट पीरियड में, पेरिशेबल गुड्स के केस में और ड्यूरेबल गुड्स के केस में। अब नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस निर्धारित होता है उसको हम कहते हैं सब नॉर्मल प्राइस। सप्लाई, जितनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है फर्म्स की उतनी इंक्रीज की जा सकती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी यहाँ पे लिमिट है, उससे अधिक सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। The short run supply curve of a firm is that portion of marginal cost curve which is above the average variable cost curve. इस फैक्ट को आप इससे अगले चैप्टर में समझेंगे कि जो शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व होता है फर्म्स का, वो क्या होता है, मार्जिनल कोस्ट कर्व का वो पोर्शन जो एवरेज वेरिएबल कोस्ट से ज्यादा होता है। ये पॉइंट आप नेक्स्ट चैप्टर में ही इसको डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर जो सप्लाई होती है वो रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है देन द वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व। वेरी शॉर्ट पीरियड में जो सप्लाई कर्व था उससे ज्यादा इलास्टिक होगा शॉर्ट पीरियड में। ये देखिए ये सप्लाई कर्व है, वहां पे हमारा सप्लाई कर्व ऐसे इतना इंक्रीज होके फिर परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया था, ऐसे हो गया था। ये शॉर्ट पीरियड में हमारा सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस तय होगा। ये आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि डी डी इनिशियल डिमांड कर्व है और एस एस सप्लाई कर्व है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और प्राइस अगर कम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, सप्लाई सेम है। वही सप्लाई कर्व है हमारा पहले वाला। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो सब नॉर्मल प्राइस कहलाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन द लॉन्ग पीरियड और नॉर्मल प्राइस डिटर्मिनेशन। लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस निर्धारित होता है उसको नॉर्मल प्राइस हम कहते हैं। नॉर्मल प्राइस कम्स टू प्रिवेल इन लॉन्ग पीरियड। It is also called a long period price. Normal price is influenced more by supply than demand. यहाँ पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लॉन्ग रन में, सप्लाई का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्मल प्राइस इज दैट प्राइस विच टेंड्स टू प्रिवेल in a market when full time is given to the forces of demand and supply to adjust themselves. मतलब कि इतना टाइम पीरियड दिया जाए कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस आपस में एडजस्ट कर लें, क्योंकि लॉन्ग रन में सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल होता है डिमांड के अकॉर्डिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस, ये हमारा सिंपल ही डायग्राम रहेगा। ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। लॉन्ग रन में सप्लाई को चेंज किया जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्राइस निर्धारित हो रहा है ये नॉर्मल प्राइस है। लेकिन यहाँ पे एक और नई बात हमें सीखनी है। It may be noted that long run supply curve will not always be upward sloping. हमेशा जरूरी नहीं कि ये जो सप्लाई कर्व है लॉन्ग रन का वो अपवर्ड स्लोपिंग हो। किस वजह से? Its slope will depend upon the law of returns to scale और cost under which production takes place. इसका जो शेप है, स्लोप है, वो किस पर निर्भर करेगा कि रिटर्न्स टू स्केल का लॉ किस प्रकार से लागू हो रहा है। देखिए लॉन्ग रन प्राइस और नॉर्मल प्राइस एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। जो नॉर्मल प्राइस है और रिटर्न्स टू स्केल है, यहाँ पे एक इस बात पर फोकस करेंगे आप। In the long run, price is always equal to marginal and average cost. लॉन्ग रन में जो प्राइस होता है वो मार्जिनल और एवरेज कोस्ट के इक्वल होता है। इस पॉइंट को भी हम फर्दर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वहां पर क्लियर करेंगे। जो प्रोडक्शन में इंक्रीज है वो किस प्रकार के लॉ पर डिपेंड कर रहा है? लॉ ऑफ रिटर्न्स अंडर विच दैट प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड।
नॉर्मल प्राइस एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं तो डिमिनिशिंग कॉस्ट इंडस्ट्री वो कहलाएगी। ये हम पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मीनिंग क्या होता है, डिमिनिशिंग कॉस्ट। और नॉर्मल प्राइस की डिस्कशन हम यहाँ कर रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग रन में जो सप्लाई कर्व की स्लोप हो वो पॉजिटिवली स्लोपिंग ही हो, उसकी शेप डिपेंड करेगी रिटर्न्स टू स्केल पर। वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है उस पर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मीनिंग क्या है? अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है और उसके साथ अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जो लागतें हैं वो पहले से कम हो जाएंगी। हमने देखा था कि अगर मान लीजिए हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स वस्तु की, अगर उसकी 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो पहले जितने 100 यूनिट्स के उत्पादन के लिए जितने फैक्टर्स की आवश्यकता थी, अब उससे कम फैक्टर्स की आवश्यकता है अगली 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, या लागतें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड देन द इंडस्ट्री एंजॉयज सेवरल इकोनॉमीज। ये जो जैसे जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है तो लागतें कम होती हैं। वो किस वजह से कम होती हैं? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारी इकोनॉमीज को एंजॉय कर रही है। इकोनॉमीज बचते बचते हो रही है, इसी वजह से लागतें कम आ रही हैं। इकोनॉमीज ज्यादा हैं, डिस इकोनॉमीज कम है, इसी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल है हमारा। प्राइस एंड क्वांटिटी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर है। डिमांड का हमारा डीडी है इनिशियल। फिर हम क्या कह रहे हैं, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट क्या बता रहे हैं हम कि जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज की जा रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है, तो लागतें पहले से कम हो रही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सप्लाई का कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसकी वजह से? क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लागू हो रहा है। नेक्स्ट में क्या चेंज होगा, नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं तो हम क्या कहेंगे कि डिस इकोनॉमीज ज्यादा है इंडस्ट्री में इन कंपैरिजन टू इकोनॉमीज। तो इस वजह से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है लागतें बढ़ रही हैं। और ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। हम उसी लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। डीडी इनिशियल डिमांड कर्व है, डिमांड अगर बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में एडजस्ट किया जाता है सप्लाई को। तो सप्लाई अगर अ, अधिक हो रही है और ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो लागतें हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में डिस इकोनॉमीज ज़्यादा हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है या इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं। नॉर्मल प्राइस एंड द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये लॉन्ग रन का ही हमारा नॉर्मल प्राइस है और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, लागतों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो सप्लाई का किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। कांस्टेंट रिटर्न्स हैं तो सप्लाई का हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस डायग्राम को देखकर भी आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वांटिटी एंड प्राइस दिया हुआ है। ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है और ये फिर इंक्रीज्ड डिमांड कर्व है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जिस प्रकार की शेप हमने बताई थी सप्लाई की, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा सप्लाई कर्व है उसके अकॉर्डिंग आप इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई का। अब D1 के साथ अगर देखें तो ये जो SMP है ये मार्केट प्राइस को दर्शा रहा है। मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं उसमें क्या होता है, सप्लाई किस प्रकार की होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक पेरिशेबल गुड्स के केस में। और ये जो सप्लाई का होता है ये इलास्टिक होता है शॉर्ट रन में।
क्योंकि सप्लाई को एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज किया जा सकता है, और ये उससे भी ज़्यादा इलास्टिक किसमें है, लॉन्ग रन में। सप्लाई लॉन्ग रन में डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ये लॉन्ग रन का सप्लाई कर्व है। आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स के सप्लाई कर्व के बारे में बताना है, और फिर जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रहे हैं वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस के पॉइंट्स होंगे। उसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। अब लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। मार्केट प्राइस होता है वेरी शॉर्ट पीरियड में, नॉर्मल प्राइस होता है लॉन्ग रन में। ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता चुकी हूँ इनका अंतर। इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये जो मार्केट प्राइस होता है वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस में सडन चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए जो इक्विलिब्रियम होगा, वो प्राइस जो हमें मिलता है इक्विलिब्रियम प्राइस, वो टेम्परेरी इक्विलिब्रियम होता है। और जो नॉर्मल प्राइस है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इन्फ्लुएंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लुएंस डिमांड का होता है, और नॉर्मल प्राइस में सप्लाई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। चेंजेस, मार्केट प्राइस इज लायबल टू चेंज क्विकली, बट नॉर्मल प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। ये हमारा नॉर्मल प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस जैसे डिमांड में चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं। तो ये क्विकली चेंज, क्योंकि शॉर्ट रन में मार्केट प्राइस ही हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो उसमें सप्लाई में ज़्यादा चेंज करने पॉसिबल नहीं होते हैं। तो डिमांड फोर्सेस ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है। रियल एंड प्रोबेबल प्राइस, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि मार्केट प्राइस इज द प्राइस दैट एक्चुअली प्रिवेल्स। एक्चुअली कौन प्रिवेल करता है, मार्केट प्राइस। नॉर्मल प्राइस इज द प्राइस दैट इज लाइकली टू प्रिवेल, जो प्रिवेल कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में कौन सा प्राइस प्रिवेल कर रहा है, मार्केट प्राइस। काइंड्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार के गुड्स के लिए मार्केट प्राइस होता है, लेकिन नॉर्मल प्राइस रेफर्स टू दोज गुड्स ओनली विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, जो दोबारा से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उन्हीं का नॉर्मल प्राइस हो सकता है। और मार्केट प्राइस सभी प्रकार के गुड्स का होता है। प्रॉफिट एंड लॉसेस, मार्केट प्राइसेस के साथ प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। मार्केट प्राइस मे बी मोर और लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए गुड। मार्केट प्राइस जो जितनी लागतें आ रही हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्राइस में क्या होता है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल प्राइस जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके इक्वल होता है, इसी वजह से इसमें प्रॉफिट और लॉसेस नहीं होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। Try to understand this. Thank you so much.